क्या आप जानते हैं कि इंसानों ने जब बोलना शुरू किया था तो उनके मुंह से सबसे पहला वर्ड क्या निकला होगा? और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इंसानों को लिखना भी शुरू करना पड़ा? और क्यों आज भी दुनिया भर की ज़्यादातर भाषाओं में संस्कृत के वर्ड यूज होते हैं? आज हमारे आसपास जो भाषाओं को लेकर विवाद हो रहे हैं उससे ये बहुत साफ दिखता है कि हमें अपनी भाषाओं का इतिहास ही ठीक से पता नहीं है। अगर हमें सच में ये समझ होती कि हमारी भाषाओं की जड़ें कितनी गहरी और साइंटिफिकली एडवांस्ड रही है तो हम एक दूसरे से लड़ने की बजाय पूरी दुनिया से सवाल करते कि हमारी संस्कृत आज ग्लोबल लैंग्वेज क्यों नहीं है। कई सालों तक ये सवाल कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई इतना बड़ा पजल बन गया था कि स्कॉलर्स ने इस पर सोचना ही बंद कर दिया था। 1866 में तो पेरिस की लिंग्विस्टिक सोसाइटी ने बाकायदा लैंग्वेज की ओरिजिन पर डिबेट पर ही बैन लगा दिया था, क्योंकि एविडेंस बहुत कम थे और वाइल्ड स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा। जरा सोचिए कि अगर हम टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पीछे जाए और हमारी आंखों के सामने शुरुआती इंसानों का एक ग्रुप है, उनके पास ना कोई लिखे हुए शब्द है, ना कोई किताब है, ना कोई अल्फाबेट, तो ये लोग आपस में किस भाषा में बात करते होंगे? शायद इशारों से या हाव भाव से, या दोनों तरीके को मिक्स करके। अब सोचिए, उसी ग्रुप में से कोई एक इंसान पहली बार कोई नया साउंड निकालता है, एक ऐसा साउंड, एक ऐसा वर्ड जिसे बाकी लोग समझ जाते हैं कि उसे कहना क्या है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारी स्पीशीज के जीने का तरीका ही बदल दिया था। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। भाषा कोई एक दिन में अचानक पैदा नहीं हुई थी। सोचिए, जब होमो इरेक्टस या निएंडरथल जैसे इंसान धरती पर मौजूद थे तब भी उनके पास कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का तरीका जरूर रहा होगा, क्योंकि बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना एक दूसरे के सिग्नल समझे एक साथ एक ग्रुप में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बेसिक गेस्चर्स, कुछ आवाजें, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट से वो अपने बेसिक इमोशंस और सिग्नल्स एक दूसरे तक पहुंचाते होंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब होमो सेपियंस की शुरुआत हुई तब तक उनके दिमाग और वोकल कॉर्ड्स इतने इवॉल्व हो चुके थे कि वो कई तरह की अलग अलग आवाजें निकाल सकते थे और हर साउंड को वो किसी खास मीनिंग से भी जोड़ सकते थे। यही वो मोड़ था जहां से लैंग्वेज की असली शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन आज भी साइंटिस्ट्स इस बात पर एग्री नहीं है कि लैंग्वेज एकदम से आई या फिर धीरे धीरे डेवलप हुई। लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स का यही मानना है कि कम्युनिकेशन का तरीका हजारों सालों में स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ। जैसे पहले कुछ बेसिक आवाजें और गेस्चर्स का इस्तेमाल होता था, फिर बाद में उनमें कुछ साउंड पैटर्न्स ऐड हुए और फिर ग्रामर जैसी चीजें जुड़ती गई। इंसान भाषा सीखने के इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर जनरेशन में कुछ नया जुड़ता गया, कुछ नया समझता गया। आज से लगभग 40 से 50 हज़ार साल पहले की आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हमें केव पेंटिंग मिल चुकी है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर कोई गुफा की दीवार पर शिकार का सीन बना सकता है तो इसका मतलब है कि वो उस सीन की कहानी भी सोच सकता है, अपने ग्रुप को वो कहानी समझा सकता है, यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल वो कर सकता है। सिंबॉलिक आर्ट और लैंग्वेज हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन से जुड़े होते हैं। और यही वो दौर था जब इंसान सिर्फ शिकार करने वाला जीव नहीं रहा, बल्कि वो एक स्टोरी टेलर बन गया था। आइस एज के आखिरी दौर तक इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। हर जगह इंसान बात कर रहा था, कहानियां सुना रहा था, अपने बच्चों को सिखा रहा था। हर ग्रुप की अपनी अलग अलग भाषा बन गई थी, और जब ये ग्रुप्स कई सालों तक एक दूसरे से अलग रहे तो उनकी लैंग्वेजेस और भी अलग अलग होती गई। धीरे धीरे जो कुछ प्रोटो लैंग्वेजेस थी वही समय के साथ हजारों भाषाओं में बदल गई। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस रुक गया, ये प्रोसेस आज भी धीरे धीरे शुरू है। बस ये इतना धीरे धीरे शुरू है कि इसका असर कई शतकों के बाद या फिर कई हजारों सालों के बाद दिखेगा। जैसे जैसे इंसान पूरी दुनिया में फैला वैसे वैसे उसकी भाषा भी बदलती रही। हर नई जगह, हर नई सिचुएशन में कुछ नई सीखती गई। सोचिए, जब इंसान बर्फीले इलाकों में पहुंचा तो उसे बर्फ, ठंड और वहाँ के जानवरों के लिए अलग अलग शब्द चाहिए थे। जब वो घने जंगलों में रहा तो वहाँ की चीज़ों के लिए भी उसे नए नाम चाहिए थे। ठीक ऐसे ही अलग अलग जगह के लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग शब्द अपनी भाषाओं में जोड़े। यानी हर नया एक्सपीरियंस, हर नई जगह इंसान को मजबूर करता था कि वो लैंग्वेज को अपडेट करता जाए, नए साउंड्स बनाए और नए वर्ड्स उसमें जोड़ता जाए। यही रीजन है कि हजारों सालों में एक सिंगल रूट लैंग्वेज से सैकड़ों नहीं, हजारों लैंग्वेजेस बनी।
आज की तारीख में दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये सुनने में तो अजीब लग सकता है लेकिन सच है। और इन सभी भाषाओं को साइंटिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स ने करीब 150 लैंग्वेजेस फैमिलीज में डिवाइड किया है। लिंग्विस्ट मतलब भाषाओं की स्टडी करने वाले। ऐसे लोग मानते हैं कि आइस एज के समय यूरोप और एशिया में रहने वाले लोगों की एक ही शेयर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी, जिसे आज हम प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। ये कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी, लेकिन इसके ट्रेसेस आज भी कई भाषाओं में मिलते हैं। आज के यूरोप की ज्यादातर भाषाएं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और पर्शियन, और नॉर्थ इंडिया की हिंदी, पंजाबी, बंगाली जैसी भाषाएं इसी प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की डिसेंडेंट्स मानी जाती है। अब बात करें साउथ इंडिया की, तो वहाँ की लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग फैमिली से आती है, जिन्हें हम द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली कहते हैं। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम जैसी भाषाएं आती है। ये लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन से बिल्कुल अलग है, यानी इनके रूट्स एकदम अलग डायरेक्शन से निकलते हैं। और यही से हमें पता चलता है कि भारत की धरती लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मामले में कितनी रिच और कॉम्प्लेक्स रही है। समय के साथ जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलते रहे, इधर उधर घूमते रहे, ट्रेड करते रहे या फिर कभी लड़ाइयों में एक दूसरे की टेरिटरीज में घुसते रहे, वैसे वैसे भाषाएं भी आपस में घुलती गई, मिलती गई। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में गए और धीरे धीरे नए नए एक्सेंट्स और भाषाएं बनने लगी। लेकिन इतने सालों तक लैंग्वेज में एक चीज की बहुत कमी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इंसान अपनी बात को परमानेंट बना सके, अपनी नॉलेज को आने वाली जनरेशन तक पहुंचा सके, या फिर कोई ऐसा मीडियम जो लैंग्वेज को उस जगह भी पहुंचा दे जहां इंसान फिजिकली मौजूद ना हो। और यही से शुरू होता है लैंग्वेज की कहानी का अगला सबसे बड़ा चैप्टर, राइटिंग का इन्वेंशन। सोचिए वो मोमेंट कैसा होगा और कब हुआ होगा जब किसी एक इंसान के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना किसी चीज़ पर कोई निशान बना दिया जाए, जिससे कोई बात सिर्फ सुनी नहीं बल्कि देखी भी जा सके। किसी पत्थर या मिट्टी की सतह पर कोई सिंबल बनाया जाए, यानी साउंड को पिक्चर में बदला जाए। ये भाषा की दुनिया में एक ऐसा बड़ा स्टेप था जिसने इंसान की सोच और मेमोरी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अब शब्द सिर्फ पल भर के इमोशंस नहीं थे, वो परमानेंट मेमोरी बनने वाले थे। सबसे पहला राइटिंग सिस्टम करीब 5 से 5,500 साल पहले मिडल ईस्ट में डेवलप हुआ था, जहां आज का इराक है। यहाँ के सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले मिट्टी की टैबलेट्स पर छोटे छोटे वेज शेप निशान बनाने शुरू किए थे, जिसे हम आज क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स कहते हैं। शुरुआत में ये सिंपल पिक्चर्स या ड्राइंग्स होते थे, जैसे कितनी भेड़ बकरियां बेची है, खरीदी गई है, उसका हिसाब रखने के लिए ये बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे फिर लोगों को समझ में आने लगा कि किसी भी चीज़ को परमानेंटली स्टोर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, उसके बाद राइटिंग का इस्तेमाल और भी बढ़ने लगा। लगभग 3100 BC के ऐसे ऐसे क्ले टैबलेट्स मिले हैं जिनमें सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं बल्कि उस वक्त के किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान ने कोई ज़रूरी बात अगर कही थी तो वो भी लिखा गया था। और यही वो समय था जब राइटिंग एक सीरियस चीज़ बन गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस वक्त भारत के लोग पीछे थे, बिल्कुल नहीं। उसी समय जब सुमेरियन सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अपने पीक पर थी। बल्कि सुमेरियन सभ्यता खत्म होने के भी कई सैकड़ों सालों तक भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हर चीज में तरक्की कर रहे थे। और उसी समय जब सुमेरियन सभ्यता के लोग राइटिंग सीख रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी अपनी एक इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी। छोटी छोटी सील्स और टैबलेट्स पर एनिमल सिंबल्स और खास डिजाइन बनाए जाते थे। लेकिन करीब 1300 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद उस स्क्रिप्ट का क्या हुआ, उस सिविलाइजेशन का क्या हुआ, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। और आज तक उनकी स्क्रिप्ट कोई भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया है। ये दुनिया की सबसे फेमस अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट्स में से एक है। ये एक मिस्ट्री है जो आज भी हिस्टोरियंस और लिंग्विस्ट्स के लिए पजल बना हुआ है। अब इसी टाइमलाइन में इजिप्ट में भी लोग अपनी भाषा को सिंबल्स में बदलने लगे थे। वहाँ के लोग अपने मैसेजेस और प्रेयर्स को पिक्चर साइंस में बदलने लगे, जिसे आज हम हायरोग्लिप्स कहते हैं। वो अपने राजा यानी फेरोह के नाम, मंदिरों का काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, भगवानों की प्रेयर्स, इन सब चीज़ों को वो दीवारों पर लिखने लगे थे। और वो कार्विंग्स आज भी पिरामिड्स और टूम्स में देखी जा सकती है। भारत की इंडस स्क्रिप्ट, मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स और इजिप्ट के हायरोग्लिप्स
लगभग 1200 बीसीई तक दुनिया की 3 सबसे पावरफुल राइटिंग ट्रेडिशंस पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब स्टोरीज, राजाओं के नाम, कई सारे किस्से सिर्फ सुने नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव भी किए जा सकते थे। और हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है जहां राइटिंग शुरू होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लिखना सब लोग जानते थे। उस जमाने में भी ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे, और इसीलिए ओरल ट्रेडिशन यानी कहानियां और कविताओं के जरिए ही ज्यादातर जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही थी। जैसा रामायण और महाभारत के साथ हुआ, उन्हें भी कई सालों के बाद लिखा गया। इसीलिए सबसे शॉकिंग और बुरी बात तो यही है कि इंसानों ने जब से लिखना शुरू किया, सिर्फ उसी पीरियड से आगे की हिस्ट्री आज हमें अच्छे से पता है, एक्यूरेटली पता है। और ये लिखी हुई हिस्ट्री पूरे इंसानी इतिहास का 1 या 2% भी नहीं है। तो सोचिए कि उसके पहले ऐसी कितनी सारी घटनाएं हुई होगी जिन्हें कभी लिखा ही नहीं गया, या फिर वो ओरल ही आगे बढ़ती गई और उनमें इतने माइथोलॉजिकल एंगल्स ऐड होते गए कि लोग उन कहानियों को ही माइथोलॉजी समझने लगे, ना कि इतिहास। जैसा कि मैंने पहले बताया, राइटिंग सिस्टम को डेवलप करने में सुमेरियंस का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उनकी भाषा उनकी सभ्यता के साथ ही खत्म हो गई। वो भाषा ना तो आज कहीं बोली जाती है, ना ही आज की किसी भी जिंदा भाषा से उसका कोई सीधा कनेक्शन बचा है। लेकिन भारत के साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। भारत को तो दुनिया की भाषाओं की जननी कहा जाता है। जब दुनिया की कई एंशियंट सभ्यताओं के पास लिखने का कोई तरीका तक नहीं था, तब भारत के ऋषि मुनि और कवि ऐसी कमाल की रचनाएं कर रहे थे जो आज के लोग भी नहीं कर सकते। भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना करीब 1500 से 1200 बीसी के बीच में हुई थी, उसमें 1000 से भी ज्यादा मंत्र और रचनाएं हैं। सोचिए, 3500 साल पहले ये सब कुछ बिना लिखे बस याद रखा जाता था। उस समय के लोग इतनी मजबूत मेमोरी रखते थे कि पूरा का पूरा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सिर्फ जुबान से चलता था। लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये दिखाता है कि उस समय भारत में लैंग्वेज और मेमोरी कल्चर कितना एडवांस था। वेद उस वक्त के एनसाइक्लोपीडिया थे, जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, पॉलिटिक्स और इवन डिफेंस स्ट्रेटेजीज तक का ज्ञान मौखिक रूप से ही आगे बढ़ता जा रहा था। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर लोकल लैंग्वेजेस भी डेवलप हो रही थी, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में सिर्फ एक सेंट्रल लैंग्वेज डोमिनेंट थी। संस्कृत भाषा का कनेक्शन आज भी पर्शियन और इंग्लिश जैसी भाषाओं से जुड़ा है, क्योंकि ये सभी भाषाएं इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। और संस्कृत का असर सिर्फ भारत में ही नहीं था। थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे देशों की एंशिएंट कल्चर में भी संस्कृत की स्ट्रांग प्रेजेंस मिलती है। आज जो इंग्लिश में शैम्पू, शुगर, कॉटन और चिली जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, ये सब इंडियन भाषाओं से ही लिए गए हैं, खासकर संस्कृत से। दूसरी तरफ सुमेरियन भाषा आज सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स और म्यूजियम के टैबलेट्स पर ही दिखाई देती है। उसका कोई लिविंग वर्जन आज अवेलेबल नहीं है। जबकि भारत की संस्कृत और तमिल जैसी भाषाएं आज भी जिंदा है, लोग उन्हें बोलते हैं, पढ़ते हैं। तमिल तो दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। और भारत की ये भी खासियत रही है कि यहाँ कोई एक लैंग्वेज पूरे देश पर कभी डोमिनेंट नहीं हो पाई। हर रीजन की अपनी खास लैंग्वेज रही है, अपनी आइडेंटिटी रही है, और ये डाइवर्सिटी आज भी हमारे कल्चर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ना कि कमजोरी। वहीं दूसरी तरफ चाइना जैसे देशों में आज भी वही एक कोर चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है जो हजारों साल पहले वहां बोली जाती थी। अब बात करें ग्रीक और लैटिन जैसी वेस्टर्न भाषाओं की, तो वो थोड़ी लेट डेवलप हुई, लेकिन इन दोनों भाषाओं का भी दुनिया की सोच और सिस्टम पर गहरा असर पड़ा था। लैटिन लैंग्वेज से ही आगे चलकर स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन जैसी मॉडर्न यूरोपियन भाषाएं निकली, और ग्रीक लैंग्वेज ने साइंस, मेडिसिन और फिलोसॉफी की जो वोकेबुलरी बनाई वो आज तक यूज होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट ने उस समय संस्कृत के हमारे पुराने ग्रंथों में से ही बहुत सारी चीजें चुरा कर उन्हें अपने नाम पे चिपका कर आगे दुनिया को बताया था। तो अब जैसे हमने लैंग्वेज की पूरी हिस्ट्री देखी कि कैसे इंसानों ने पहला शब्द बोलना सीखा, वहां से लेकर सुमेरियन, मिस्र और भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे एंशियंट सिविलाइजेशंस ने कैसे एक दूसरे से बात करने के लिए, एक समाज में रहने के लिए अपनी अपनी भाषा डेवलप की थी। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की सोच दिखाता है, चाहे पहले का समय हो या आज का समय हो।
और भारत की तो हर एक भाषा, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, बंगाली, कश्मीरी या फिर भोजपुरी हो, सबकी जड़ें एक ही गहरी परंपरा से जुड़ी है। ये सारी भाषाएं कोई अलग अलग टुकड़े नहीं है, ये एक ही नॉलेज ट्री की अलग अलग ब्रांचेस है। आज अगर हम भारत में भाषाओं को लेकर जो झगड़ा देख रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी जड़ों से लड़ रहे हैं। अगर आज भी आपको लगता है कि एक भाषा दूसरी से बड़ी है, तो शायद आपको ये वीडियो दोबारा देखना चाहिए, और ऐसा नहीं लगता तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी मदर टंग कौन सी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।